आज की इस पीवाईक्यू सीरीज में हम मॉडर्न हिस्ट्री 2018 के क्वेश्चंस का एक डीप एनालिसिस डेवलप करेंगे। जैसे हमने पहले ये चीज समझी थी कि यूपीएससी ने किस तरीके से एग्जाम पैटर्न को चेंज किया है, कि पहले इंटरनेशनल मूवमेंट पे काफी ज्यादा फोकस होता था। दैट मींस आफ्टर 1857 के रिवॉल्ट के बाद की जो चीजें वो ज्यादा पूछी जा रही थी। बट अब यूपीएससी ने क्या किया है कि वो रिफॉर्म मूवमेंट्स पे ज्यादा पूछ रहा है। लाइक रिलीजियस रिफॉर्म हो गया, कल्चरल रिफॉर्म हो गया, सोशल रिफॉर्म हो गया, इनफैक्ट एजुकेशनल रिफॉर्म हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गया। एंड उनसे रिलेटेड कौन कौन से स्कॉलर्स थे, क्या टाइप की पर्सनैलिटी थी, उनकी क्या टाइप की आइडियोलॉजी थी। तो वो सारी चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। कोई छोटे मोटे एक्ट्स के बारे में पूछ रहा है जिन्होंने काफ़ी चीज़ें डिफाइन करी थी, छोटे मोटे मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो पहले ऐसा था कि एक एस्पिरेंट क्या करता था, सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ के जा रहा था अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अब वो बड़ी चीज़ें छोड़ के वो माइक्रो डिटेलिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा है यूपी, राइट। तो ये हम समझेंगे by understanding a deep analysis. So let's start with our very first question. That is, first question is the staple commodities of export. Staple यानी कि जो हमेशा रही है। Staple commodities of export by the English East India Company from Bengal in the middle of the 18th century were. यानी कि ये चार ऑप्शन में से कौन से ऐसे प्रोडक्ट थे जो हमेशा एक्सपोर्ट होते थे बाय द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी in the British rule from Bengal, right, during the 18th century. तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो करेक्ट आंसर है दैट इज दी डी, कॉटन, सिल्क, सॉल्टपीटर एंड ओपियम। कि ये सबसे ज्यादा वहां पे प्रोड्यूस होता था एंड ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता था। सो दीज आर नोन एज द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट। हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next, which one of the following statement does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley? कि इसमें से कौन सा अप्लाई नहीं होता है। अब ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि इसके अंदर एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर एनसीईआरटी ने हाईलाइट नहीं किया और स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा वही टिक किया था और वहां पे रॉन्ग हो गया था। जैसे पहला स्टेटमेंट है डेट इज टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट दी अदर्स एक्सपेंस। अब हमें ये पता है कि सब्सिडरी अलायंस बनाई गई थी बाय लॉर्ड वेलेस्ली ताकि हर स्टेट उसके कंट्रोल में आ जाएगा। एंड वो अलायंस बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि कभी भी कोई भी मिलिट्री रिक्वायरमेंट होगी तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, फर्स्ट थिंग। बट कंडीशन ये रखी थी कि आपके वहां पे हम एक किला टाइप का सा बना देंगे, यानी कि एक बाउंड्री बनाएंगे, वो बाउंड्री पे हम हमारे ट्रूप्स रखेंगे और वो ट्रूप्स का जो मेंटेनेंस होगा वो आपके पैसों से किया जाएगा। बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके साथ एक अलायंस बना के रखनी है और आपके साथ एक कंट्रोल रखना है। बट आपसे पैसा कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है थ्रू सब्सिडरी अलायंस, राइट। सब्सिडरी अलायंस हमें आपको पैसे नहीं कमाने, हमें बस ये है कि हमारी स्टैंडिंग आर्मी वहां पे मेंटेन करनी है ताकि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आए तो हम उसको तुरंत कंट्रोल कर सके एंड आप भी हमारे अंडर कंट्रोल में रहोगे। So that was it. So to maintain a large standing army at the other expense, this is the right. This was part of Lord Wellesley. जो स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है इन एनसीईआरटी या जो मेंशन नहीं है, दैट इज टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर। नाउ नेपोलियन वाज फ्रॉम फ्रांस एंड फ्रांस और ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, यानी कि जो फ्रांस की कंपनी थी, इंग्लिश की कंपनी थी, इनके बीच में वॉर चल रहा था। एंड उससे क्या करना था कि ये इन्होंने क्यों अलायंस बनाई गई ताकि कोई भी फ्रांस का या कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पे आके अपनी नई टाइप की कॉलोनी इस्टेब्लिश ना करे, वो उनका ऑब्जेक्टिव था, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ राइट स्टेटमेंट कि जो नेपोलियनिक डेंजर है वो हटाना था वहां से, इसलिए सब्सिडरी अलायंस बनाई गई थी। थर्ड स्टेटमेंट इज टू सिक्योर अ फिक्स इनकम फॉर द कंपनी। नाउ जैसे मैंने कहा कि सब्सिडरी अलायंस का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक स्टैंडिंग आर्मी बना के आपके ऊपर एक कंट्रोल रखना है ताकि कोई भी थर्ड पार्टी आपके साथ इन्वॉल्व ना हो सके, यानी कि आप कोई भी फॉरेन रिलेशन हमसे पूछे बिना ना कर सको। बट हमारा कोई भी आपसे पैसे कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं था थ्रू सब्सिडरी अलायंस। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहां से फिक्स इनकम नहीं कमाई जा रही थी। Whereas fourth statement is to establish a British paramountcy over the Indian state, that is right, कि उनको उस पर कंट्रोल करना था। अब सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सा सब्सिडरी अलायंस का पार्ट नहीं था। सो दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वॉज। अब पहले एक चीज समझो कि ब्रिटिश इंडिया में आए क्यों थे। सबसे पहले वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था यूरोप में।
स्पेसिफिकली इन इंग्लैंड। एंड वहाँ पे कैपिटलिज्म फॉलो हो रहा था, यानी कि वहाँ पे प्राइवेट कंपनियां बहुत ज़्यादा बन गई थी। अब ये प्राइवेट कंपनीज ने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी करके एक इस्टेब्लिश करी। यहाँ पे उन्होंने ये देखा कि ब्रिटिश ने में जो भी गुड्स आ रहे हैं वो गुड्स बहुत ज़्यादा डिमांडेड हो रहे हैं, और ये गुड्स आ कहाँ से रहे हैं, वो एशियन कंट्रीज से आ रहे हैं, यानी कि इंडिया से आ रहे हैं। इन्होंने क्या किया, वहाँ पे अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करी। एक कॉलोनी से क्या किया उन्होंने, वहाँ से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि कॉर्न उगाया वहाँ पे, वो कॉर्न वहाँ से लिया। अब ये कॉर्न को उन्होंने ब्रिटेन भेजा। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पे देवर हंगर फॉर रॉ मटेरियल्स, तो कॉर्न वहाँ पे भेजा। एंड वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया, जिससे कॉर्न का कॉर्न फ्लेक्स बनाया। अब ये कॉर्नफ्लेक्स इन्होंने इंडियंस में पुश किया कि आप इसको परचेज करो। दिस इज द अल्टीमेट रीजन, क्यों, क्योंकि इंडिया में जो जैकेट्स थे, जो सूट्स थे, वो इसीलिए इंट्रोड्यूस हुए थे, राइट। बिफोर ब्रिटिशर्स इंडिया में कोई भी सूट नहीं पहनता था, नो वर एवर बी सूट अप, राइट। सब खादी कपड़ा ज्यादा पहनते थे। इनफैक्ट दिस इज द मेन रीजन वाई जब गांधी ने मूवमेंट निकाली तो कई बार स्वदेशी मूवमेंट का मेंशन किया था, यानी कि जो भी गुड्स हम परचेज करेंगे दैट शुड बी ऑफ इंडियन ओरिजिन ओनली। तो इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट इज द इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ कि बहुत कम चीज में ये परचेज कर रहे थे एंड बहुत हैवी प्राइस में वो इंडिया में सेल कर रहे थे तो इस तरीके से उन्होंने वो पूरा मेंटेन करके रखा था। तो यहां पे इन्होंने कभी भी इंडिया के लिए फायदा नहीं किया था। दे ऑलवेज हैड अ लॉस, कि उन्होंने अगर रेलवे भी बनाया तो वो उनके बेनिफिट के लिए ही बनाया था। उस वो माइंड में रख के हमें स्टेटमेंट समझना है दैट फर्स्ट इज दैट इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल का रिजल्ट क्या रहा है इसमें से, दैट इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो इंडस्ट्री ही खत्म हो गई थी, राइट। तो ये इंक्रीज नहीं हुआ, एक्सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, वो इंडस्ट्री ही खत्म कर दिया था। सेकेंड, द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज। इंडियन ओन फैक्ट्रीज जब फर्स्ट बनी थी बाई टाटा, जमशेद टाटा की बनाई गई थी, राइट। दैट वो भी काफी टाइम बाद आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टैब्लिश होने के बाद आया था, सो दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड, द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, नाउ दिस इज राइट। अगर आप देखोगे कि जो इंडिगो प्लांटेशन है, इंडिगो प्लांटेशन हो गया, टी प्लांटेशन हो गया, सो दीज वर व्हाट द कमर्शियल क्रॉप्स थे ये सब। तो यहां से उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन रॉ मटेरियल उगा सके, और ये रॉ मटेरियल कहाँ बेचेंगे, यूरोपियन कंट्रीज में बेचेंगे, खुद की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए रखेंगे, और वहां से जो फिनिश गुड्स बनेगा वो फिनिश गुड को ये ऑल ओवर द कंट्रीज या मेजरली इनकी कॉलोनीज में वो एक्सपोर्ट करेंगे। इससे उनका इनकम काफी ज्यादा बढ़ेगा, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट। फोर्थ, द रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन तब बढ़ती है जब वहां पे अर्बनाइजेशन होता है, और इंडिया में अर्बनाइजेशन इंडिपेंडेंस के बाद ही हुआ, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीएस्ट। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट कि यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछी है, तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझा होगा, यू कैन फिगर आउट दैट जो आर्य समाज आया था दैट वाज इन 1875 में आया था। whereas जो दीन बंधु मित्रा who wrote नील दर्पण that was in 1858, and Bankim Chandra Chattopadhyay who wrote Anand Math that was in 1882, and Satyendra Nath Tagore who became the first Indian to succeed the Indian Civil Service Examination that was in 1864. तो इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ, that was the Deen Bandhu who wrote Neel Darpan in 1858. Now this is what the micro detailing. Now as a homework आपको क्या करना है, ये बाकी के 3 स्टेटमेंट की डिटेलिंग्स आपको पढ़नी ज्यादा जरूरी, इनफैक्ट चारों ही स्टेटमेंट की डिटेलिंग। आर्य समाज के बारे में आप पढ़ लो, राइट, आनंद मत के बारे में पढ़ लो, सत्येंद्र नाथ टैगोर के बारे में आप पढ़ लो, क्योंकि अगर फ्यूचर में क्वेश्चंस आएंगे तो ये 4 में से ही एक क्वेश्चन बनेगा इस पे, राइट। सो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नाउ दिस इज अगेन मतलब ये अगेन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, दैट विद रेफरेंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन वर्सेस फाउंडर। एक इंस्टीट्यूशन है और एक फाउंडर है, वो पेयर्स को आपको कनेक्ट करना है।
तो सबसे पहले जो था दैट इज संस्कृत कॉलेज एट बनारस, दैट वाज नॉट बाय द विलियम जोन्स, दैट वाज बाय जॉनथन डंकन। ये जॉनथन डंकन ने किया था। तो फर्स्ट पेयर इज इनकरेक्ट। सेकंड पेयर इज कैलकाटा मदरसा, so that was by Warren Hastings, this is right. Third is Fort William College by Arthur Wellesley. Now that was not Arthur Wellesley, that was Lord Richard Wellesley. It was Lord Richard Wellesley. So this statement is also incorrect. तो यहाँ पे correct pair कौन सा आ जाएगा? That is 2, only option B is the correct answer. Next is regarding Wood's dispatch policy, which of the following statements are correct? अब इससे पहले थोड़ा सा वुड्स डिस्पैच पॉलिसी के बारे में समझ लीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इज। ये 1854 में आया था बाय चार्ल्स वुड, जिन्होंने एक एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर एक पॉलिसी बनाई गई थी। ये पॉलिसी के अकॉर्डिंगली इन्होंने ये क्या रखा था कि इंडिया में जो एजुकेशन है वो अभी सिर्फ मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम एजुकेशन सिर्फ एक अपर लेवल के लोगों पे था, दैट इज द अपर क्लासेस ऑफ सोसाइटी। तो इन्होंने कहा कि ये हमें डाउनवर्ड क्लासेस पे भी लेके जाना है, बट इन्होंने ये कहा था कि हम अपर क्लासेस ऑफ सोसाइटी को पढ़ाएंगे और ये अपर क्लासेस डाउनवर्ड सोसाइटीज को पढ़ाएंगे। और ये थियरी को उन्होंने क्या किया, दैट इज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, कि हम ऊपर की क्लासेस को पढ़ाएंगे, ये ऊपर की क्लासेस एजुकेशन को ट्रांसफर करेंगे टू दी लोअर क्लासेस। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग जो इन्होंने रेकमेंड करी थी दैट कि जो एजुकेशन होगा, जो मीडियम ऑफ एजुकेशन होगा वो वेरी करेगा, कि जो सबसे प्राइमरी लेवल पे होगा वो वर्नाकुलर लैंग्वेज पे होगा, राइट। फिर जब सेकेंडरी लेवल पे होगा वो एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होगा, और जो हायर एजुकेशन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो इस तरीके से 3 तरीके से उन्होंने वेरीफाई किया था, यानी कि जो चेंजेस किए थे कि ये 3 तरीके से चेंजेस रहेंगे, कि पहले वर्नाकुलर, फिर एंग्लो वर्नाकुलर एंड देन इंग्लिश, ये चीज की थी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ग्रांट इन एड का सिस्टम रखा गया था, ताकि जो प्राइवेट पार्टीज है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सके। एंड इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम रेकमेंड किया था। एंड इनफैक्ट दे आल्सो recommended the establishment of universities in various presidencies like कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। ओके, तो उसके बेस पे अगर हम इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ग्रांट्स इन एड वर इंट्रोड्यूस, यस दैट वाज राइट, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइज को इन्होंने इन्वॉल्व करना था। सेकंड, द establishment of universities were recommended, that is also right, 3 में कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। थर्ड, इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रेकमेंडेड। ऑल लेवल्स नहीं था, जैसे हमने देखा कि प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, सेकेंडरी लेवल पे एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरीके से ये अरेंज किया गया था, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। Next, which of the following led to the introduction of the English education in India? कि English education और इंडिया में इसमें से किस किसने recommend किया था? So सबसे पहले था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इन्होंने क्या किया था, एक फंड बनाया था जिसके अंदर ये बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी वो हर साल 1 लाख रुपए इसके अंदर फंड बनाएगी, ताकि हम इंडिया में एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट कर सकेंगे। तो दिस इज राइट। Second है the General Committee on Public Instruction 1823. Now this was formed by William Bentinck, और विलियम बेंटिक का ये कहना था कि we need to promote education, specifically English education in India. So this is also right. Whereas third was the controversy हुई थी दो ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। नाउ ओरिएंटलिस्ट वो थे जो बोले थे कि जो इंडिया का कल्चर है और जो इंडिया की लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा सुपीरियर है एज कंपेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर। अब ऑब्वियसली जिसका रूल है उसने इंडियन लैंग्वेज और कल्चर को इतना ज्यादा हवा नहीं दी, एंड रादर उन्होंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा हवा देनी है, तो उसके चलते कंट्रोवर्सी हुई थी। बट इट्स स्टिल इंट्रोड्यूस द एजुकेशन इन इंग्लिश। तो यहाँ पे 1, 2 and 3, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ द Hind Mazdoor Sabha that was established in 1948. Now this is again a very factual based question. तो जो हिंद मजदूर सभा थी that was founded by अशोक मेहता, T.S. रामानुजम and G.G. मेहता। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी
इज द करेक्ट आंसर. नाउ एज अ होमवर्क आपको ये देखना है कि जो बाकी के स्कॉलर्स है या जो बाकी के पर्सनालिटीज है इन्होंने क्या फाइंड किया था, एंड ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करना है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स elaborately discussed about the diamonds and diamond mines of India. Right now this is again a very factual based question. जिन्होंने पढ़ा होगा वही इससे बता सकता है. हालांकि इसका जो आंसर है that is Jean Baptiste Tavernier. Jean Baptiste Tavernier, that is option B is the correct answer. जिन्होंने डायमंड के बारे में बताया था और डायमंड माइंस के बारे में डिस्कस किया था. ये था that was in the 7th century when he was a French gem merchant and a traveler. It was not an English, it was a French. Next is consider the following events that which of the above correct chronological sequences. कि इसमें से कौन से को हम which of the following कि ये जो options है they are chronologically correct. इनमें से कौन सी chronology रही है, right? So अगर हम ये देखते हैं तो सबसे पहले है the first democratically elected communist party formed in a state in India, that was in 1957. Whereas second, India's then largest bank, the Imperial Bank of India, was renamed as the State Bank of India. It was in 1951. Third, the Air India was nationalized and became a national carrier. That was in 1953. And fourth, Goa became a part of independent India. That is in 1961. Right? उसके हिसाब से अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो करेक्ट आंसर हमारा उसके अकॉर्डिंगली रहेगा. राइट? तो उसके अकॉर्डिंगली ये करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज that which of the following wrote the biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna? He even stayed in America for some time and was also elected to the General Assembly. He was Lala Lajpat Rai, obviously. क्योंकि अगर इसके बारे में हम पढ़ते हैं that उसके कुछ फेमस वर्क्स है, दैट द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, a study, Young India, an interpretation and a history of Indian nationalist movement within and a biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna. Apart from this, he even traveled in United States in 1914, जहाँ पे उन्होंने कई सारी deep speeches और lectures दिए थे on Indian nationalism and freedom struggle. Apart from this, he was also elected to the Central Assembly in 1923. As an assembly member, he advocated for Indian independence and they opposed British colonial policy, and he also played a key role in non-cooperation movement of 1920 to 22 and a civil disobedience movement of 1930. Right? तो यहाँ पे जो correct answer आ जाएगा that was Lala Lajpat Rai. But as a homework again, I am saying you have to go through about Aurobindo Ghosh, Bipin Chandra Pal, and as well as Motilal Nehru. This is the meaning of PYQ analysis. Next question is, after the Santhal uprising subsided, what was or were the measures taken by the colonial government? अब संथल अपराइजिंग हुआ क्यों था? बिकॉज ऑब्वियसली जो उन पे इंटरेस्ट लगा रहे थे, जो भी जमींदार थे, वो काफ़ी हाई रेट पे उन पे रेंट चार्ज कर रहे थे. दैट वर दे वर सपोर्टेड बाय द ब्रिटिशर्स. तो उसके अगेंस्ट में संथल अपराइजिंग हो गया था. राइट? अब उसको सबसाइड करने के लिए, मतलब ये जब सबसाइड हो चुका था, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या टाइप के मेजर्स लिए थे? तो पहला था कि दीज टेरिटरीज वर कॉल्ड संथल प्रगनास वर क्रिएटेड. दिस इज राइट. एंड इट इवन बिकेम इलीगल फॉर संथल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथल्स. दिस इज राइट. मतलब देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट है. बट अगर थोड़ा सा और हम समझते हैं कि संथल एक was the agriculture people settled in Rajmahal hills of बिहार, एंड वहाँ पे झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के नेटिव रहते थे. एंड जब ये रिवॉल्ट हुआ था, डेट वाज इन 1855 टू 56, संथल प्रगना वर क्रिएटेड, जहाँ पे ऑलमोस्ट 5500 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ये हटा दिया गया था. दिस वाज कार्व्ड आउट. एंड जो colonial state थे, they hope that by creating a new territory of the Santhal and imposing some special laws within it, Santhals वापस conciliate नहीं कर पाएंगे. इनफैक्ट उन्होंने ये इलीगल भी कर दिया था टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथल्स.
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशल एक लॉज भी कई सारे इनेक्ट किए थे. उसके बेसिस पे अगर हम देखें सो करेक्ट आंसर वुड बी बोथ 1 and 2. Hence option C is the correct answer over here. Next is which of the following is a very significant aspect of चंपारण सत्याग्रह. कि चंपारण सत्याग्रह का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है. अब चंपारण सत्याग्रह हमें ये पता है कि दैट वाज अगेंस्ट द रिवॉल्ट ऑफ इंडिगो प्लांटेशन, की जो इंडिगो प्लांटेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था. अब ये जब हुआ था तो इसके अंदर फर्स्ट टाइम गांधी ने, महात्मा गांधी ने इसको थोड़ा सा एग्रीकल्चर के साइड था ये, तो एग्रीकल्चर पीजेंट्स को वहां से नेशनल मूवमेंट में लाने की कोशिश की गई थी. एंड हेंस इट वाज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट peasant movement that has contributed into the nationalist movement. Okay, so that was the major thing. तो उसके बेसिस पे देखिए कि इनमें से सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है. दैट एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट. नाउ यहाँ पे तो एलिमिनेशन यूज करोगे कि ये पीजेंट के लिए था, तो वहाँ पे लॉयर, स्टूडेंट और वुमेन नहीं आएंगे. एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज अगेंस्ट, ये पीजेंट के लिए था तो उसके अंदर दलित और ट्राइबल कम्युनिटी नहीं आएगी. Third, the joining of peasant unrest to the Indian nationalist movement. This is right. Fourth, a drastic decrease in the cultivation of plantation crops and commercial crop. This was also incorrect. So correct answer आ जाएगा option C is the correct answer. Next question is in 1920, which of the following changed its name to स्वराज्य सभा? अब स्वराज्य सभा का किसने चेंज किया था? अगर आप हम इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं तो हमें ये याद है जब ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट आया था इन 1916, राइट. तो ये काफ़ी साल तक चला, ऑलमोस्ट 3 to 4 years तक चला. एंड जब 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में महात्मा गांधी एज अ प्रेसिडेंट बने, तो वहां पे ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम चेंज करके स्वराज्य सभा के नाम से चेंज कर दिया था, राइट. तो दैट वाज इन 1920 जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में नए प्रेसिडेंट बने थे महात्मा गांधी. तो बेस्ड अपॉन दिस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बट एज द होमवर्क आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आपको हिंदू महासभा के बारे में पढ़ना है, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन के बारे में पढ़ना है, एंड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, राइट. So based upon this, option A is the correct answer. So that was it from today's PYQ video. In the coming videos, we will be covering more such kind of previous year questions. Till then, stay safe and study well. Thank you.